ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी खुशबू ने एक परछाई को जिंदा कर दिया। उसका नाम था सना। सना शहर की उन लड़कियों में से थी जिनके पास सब कुछ होता है, हुस्न, स्टाइल और सबसे ज्यादा एक अजीब सी चाहत। उसे महक से मोहब्बत थी। हर सुबह कॉलेज जाने से पहले वो अपने गले पर ब्लैक मस्क के कुछ बूंदे लगाती थी, वही खुशबू जो उसके अब्बा दुबई से लाए थे। वो खुशबू काली शीशी में बंद थी और उस पर अरबी में कुछ लिखा था जो कोई पढ़ नहीं सकता था। उसकी अम्मी अक्सर कहती, सना, उस इत्र को मत लगाओ बेटी, वो हमारे घर में किसी और के लिए आया था। लेकिन सना को किसी की बात सुनना कब आता था। वो हंसती और कहती, अम्मी, खुशबू कभी किसी की नहीं होती, बस फैल जाती है। वो खुशबू सिर्फ इत्र नहीं थी, एक बुलावा थी। एक रात जब सना छत पर बैठी अपने फोन में गाने सुन रही थी, हवा का झोंका आया और उसी के साथ वो खुशबू और भी गहरी हो गई। फिर उसने महसूस किया, कोई पास है, कोई जो उसकी सांसों के साथ चल रहा है। सना ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हल्की सी परछाई दीवार पर झूल रही थी, जैसे धुएं से बनी हो। अगले पल उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम मेरी खुशबू लगाती हो, लेकिन मुझे बुलाने का इरादा नहीं था। सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हेडफोन उतारा, डर के मारे उठ खड़ी हुई। कमरे में अंधेरा था और हवा में वही काली महक घुली हुई थी। अगले दिन सुबह उसने इसे वहम समझा, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगी। उसकी परछाई आईने में थोड़ी देर ज्यादा रुकती, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती और किसी अनजान नंबर से मैसेज आता, ब्लैक मास्क, तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लगता है। सना अब डरने लगी थी। वो अम्मी से कुछ कहती, फिर सोचती, लोग हंसेंगे। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। सना के हाथ में वही इत्र की शीशी थी। वो सड़क किनारे पुराने मंदिर के पास से गुजर रही थी। उसी वक्त बिजली चमकी और उसने देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर कोई खड़ा था। काला कुर्ता, लंबे बाल और आंखें लाल, जैसे किसी ने आग भर दी हो। वो मुस्कुरा रहा था, तुम्हें ढूंढते ढूंढते सदियां बीत गईं सना। वो बोल ही नहीं पाई। एक पल के लिए उसने सोचा कि ये कोई पागल है, लेकिन उसकी आवाज, उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को हिला गया। मैं रूहान हूं, उस खुशबू का जिन जो तुम्हारे अब्बा को गलती से दी गई थी। सना के कदम पीछे हटे। जिन? हाँ, और तुम वो इंसान हो जिसने मुझे फिर से जगा दिया। रूहान आगे बढ़ा। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी। बारिश की हर बूंद जैसे उसके इर्द गिर्द ठहर गई। मुझे तुम्हारी खुशबू से मोहब्बत है सना, तुमसे नहीं। लेकिन अब फर्क मिट गया है। सना चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में फंस गई। रूहान ने हाथ बढ़ाया और अगले ही पल सना के गले में ठंडक उतर गई। वो बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। अम्मी पास में थी। सना, तू मंदिर के पास बेहोश मिली थी, कौन था वो लड़का? कोई नहीं अम्मी, हवा थी बस, उसने झूठ बोल दिया। पर उस दिन के बाद कुछ बदल गया। रात को वो सपना देखने लगी, रूहान के सपने। वो उसके पास आता, उसकी नब्ज पर हाथ रखता और कहता, अगर तू मुझे अपना ले तो मैं तुझे वो सब दूंगा जो तेरा दिल चाहता है। पहले सना डरती रही, फिर धीरे धीरे डर में एक अजीब सी चाहत घुल गई। हर रात वो उसी के बाद सोचती, हर सुबह वही खुशबू फिर से लगाती। एक दिन कॉलेज में उसकी दोस्त माया ने कहा, सना, तो बहुत बदल गई है, तेरी आंखों में अब कुछ अजीब है। सना मुस्कुराई, अजीब नहीं, बस कोई देखता है मुझे और शायद मुझे अच्छा लगता है। माया हंसकर बोली, कोई है क्या? सना ने कहा, नहीं, कोई नहीं। पर उसके दिल में वही आवाज गूंज रही थी, मैं हूं। रात को जब सब सो गए, सना ने खुद को शीशे में देखा। आईने में उसका चेहरा चमक रहा था। अचानक उसके पीछे धुन जमा होने लगी। वो फिर वही था, रूहान, इस बार और पास। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आज की रात तू और मैं एक हो जाएंगे। सना पीछे हटी। नहीं, तुम इंसान नहीं हो। इंसान ही तो नहीं,
इसलिए तुझे वो दे सकता हूं जो इंसान नहीं दे पाता, अमर मोहब्बत। उसकी आंखों से अजीब नीली रोशनी निकलने लगी। कमरा ठंडा हो गया। आईने पर धुन से शब्द उभरे, मेरा बन जा। सना डर गई, लेकिन दिल फिर भी धड़कता रहा, ज्यादा जोर से। उसने आखिरी बार कहा, अगर मैं ना कहूं तो? रूहान मुस्कुराया, तो तुम्हारी खुशबू सदा के लिए मिटा दूंगा। अगली सुबह सना की अम्मी ने देखा, आईना टूटा पड़ा था और शीशी गायब थी। सना चुप थी। वो अपने कमरे में बैठी थी और उसकी गर्दन पर अब एक काला निशान था, जैसे किसी ने अपने नाम का असर छोड़ दिया हो। वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी हंसी में एक अजीब सर्दी थी, और जब भी कोई ब्लैक मस्क की खुशबू सूंघता तो कहते उन्हें किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, वो अब मेरी है, वो अब मेरी है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। घर के आंगन में दिया बुझ चुका था और मीनाक्षी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, पर मन जैसे किसी अनदेखी आवाज से बंधा हुआ था। हवा ठंडी थी, मगर उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। अचानक खिड़की से एक तेज झोंका आया और कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मीनाक्षी धीरे से उठी। सामने वही लाल साड़ी लटक रही थी जो उसने उस रात तांत्रिक पूजा में पहनी थी। वो साड़ी अब हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे किसी अदृश्य शरीर पर लिपटी हो। मीनाक्षी के होंठ कांप उठे। राघव, तुम हो? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। वो वही हंसी थी जो राघव की मौत से एक रात पहले उसने सुनी थी। मीनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया था, तुम्हें अपने वश में रखना चाहा, बस इतना ही तो गुनाह था मेरा। कमरे की दीवारों पर छायाएं हिलने लगी। राघव की आवाज गूंजी, तुमने प्यार नहीं किया मीनाक्षी, तुमने मुझे कैद किया। अब देखो, किसे किसके वश में रहना है। अचानक वो साड़ी अपने आप उठी और मीनाक्षी की ओर बढ़ने लगी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, आंखें फैल गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। घड़ी ने 1 बजने की आवाज दी और तभी मीनाक्षी की चीख पूरे गांव में गूंजी। सुबह जब लोग घर पहुंचे तो मीनाक्षी जिंदा थी, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। वो चुपचाप बरामदे में बैठी थी और उसकी गोद में लाल साड़ी थी, जैसे किसी को सहला रही हो। उसके बाद किसी ने उसे बोलते नहीं सुना। बस कभी-कभी रात के तीसरे पहर उसके घर से वो हंसी सुनाई देती है, जो राघव की थी, या शायद अब मीनाक्षी की भी। राघव की मौत को हुए 3 महीने बीत चुके थे। गांव वालों ने मीनाक्षी के घर के पास आना छोड़ दिया था। कहते हैं, रात को वहां दिया अपने आप चलता है और कानों में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। मीनाक्षी अब किसी से बात नहीं करती थी। दिन में वो शांत बैठी रहती, मगर रात होते ही जैसे कोई और बन जाती। उसके चेहरे पर मुस्कान होती, मगर आंखों में अंधेरा। गांव की बूढ़ी औरतें कहती, ये औरत अब इंसान नहीं रही, इसका पति मरकर भी इसे छोड़ नहीं पाया। एक रात पास के खेत से एक लड़का गुजर रहा था। नाम था मोहन। उसने देखा मीनाक्षी के घर से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही है। वो डरते डरते झांकने गया। अंदर मीनाक्षी के चारों ओर लाल सिंदूर से बना गोला था। उसके बीच में राघव की पुरानी तस्वीर रखी थी और साड़ी में लिपटा कोई आकृति जैसा साया बैठा था। मीनाक्षी बुदबुदा रही थी, तुम लौट आओ, मैं फिर से सब कर लूंगी, किसी और की परछाई भी मेरे पास नहीं आने दूंगी। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी मीनाक्षी ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। कौन है वहां? मोहन भागा, मगर उसके पीछे किसी के पैरों की आहट थी, ठंडी हवा, और उस हवा में वो हंसी, राघव की। अगली सुबह मोहन खेत के किनारे बेहोश पड़ा मिला। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, वो दोनों साथ थे, वो दोनों साथ है। गांव में अब अफवाह थी कि मीनाक्षी ने पतिवशी तंत्र को पूरा कर लिया है और अब राघव की आत्मा उसके शरीर में बस चुकी है। रात को मीनाक्षी अपने कमरे में आई। दीवारों पर राघव की परछाई उभर आई। वो बोली, मैंने सब कर दिया राघव,
अब तो लौट आओ। राघव की आवाज आई। मैं कभी गया ही कब था। अचानक कमरे में सब कुछ कांपने लगा। दिया बुझ गया और मीनाक्षी की आंखों में वही चमक लौट आई जो पहले कभी नहीं थी। उसने खुद को शीशे में देखा, मगर शीशे में चेहरा उसका नहीं था, राघव का था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम एक हैं। उस रात पूरा गांव उस घर से उठती अजीब सी गंध से भर गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो घर जल चुका था। बस एक चीज बची थी, एक आधी जली साड़ी, और उसके बीच में राघव और मीनाक्षी की राख आपस में मिली हुई थी। कहते हैं उस राख को अलग करना नामुमकिन था, जैसे दोनों एक ही आत्मा बन चुके हों। आज भी बरसात की रातों में अगर कोई उस पुराने घर के पास से गुजरे तो हवा में हल्की सी साड़ी लहराती दिखती है और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, वो मेरा था और हमेशा रहेगा। धीरे धीरे वो हंसी फिर गूंजती है, कभी मीनाक्षी की, कभी राघव की, और कभी दोनों की एक साथ, जैसे प्यार और मौत ने एक दूसरे को अपना लिया हो। ये थी पतिवशी की आखिरी रात, जहां प्यार ने डर को भी वश में कर लिया। आग बुझ चुकी थी, राख ठंडी हो चुकी थी। गांव के लोग उस जले हुए घर के चारों ओर इकट्ठा थे। किसी के पास शब्द नहीं थे, सिर्फ एक सवाल, क्या वो आग खुद लगी थी या किसी ने लगाई थी? किसी ने कहा, वो तांत्रिक था, वही जिसने मीनाक्षी को पतिवशी का तंत्र सिखाया था। किसी ने कहा, नहीं, राघव खुद लौटा था, उसे उसकी आत्मा नहीं मिली थी। उस रात के बाद मीनाक्षी का कोई पता नहीं चला, पर गांव वालों ने कहा, उसके घर की राख में दोनों की परछाई जली थी, जैसे वो एक दूसरे में समा गए हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद उसी गांव के किनारे एक नया स्कूल बन रहा था। पुराने खंडर को गिराया जा रहा था और उस जमीन से निकली एक लाल साड़ी का टुकड़ा जो राख से सना हुआ था। कामगारों ने जब उसे उठाया तो किसी के गले में ठंडी सांस दौड़ गई। एक लड़का बोला, सर, ये कपड़ा जलने के बाद भी गीला क्यों है? मुख्य ठेकेदार ने कहा, फेंक दो इसे। लेकिन उसी रात ठेकेदार की पत्नी की मौत हो गई। सुबह उसके सिरहाने वही लाल कपड़ा रखा था। गांव फिर डर गया। गांव के बाहर एक साधु आता है, कहता है, इस औरत ने पतिवशित तंत्र को अधूरा छोड़ा था। उसका प्यार अपूर्ण है, इसलिए उसकी आत्मा शांति नहीं पाएगी। वो सबको चेतावनी देता है, जब तक उसका प्रेमी उसे पूरी तरह नहीं छोड़ता, वो औरत हर उस औरत के भीतर समा जाएगी जो अपने पति को अपने वश में करना चाहती है। और ऐसा ही हुआ। नई लड़की कविता गांव में आई थी। वो नई शादीशुदा थी, भोली सीधी साधी। उसका पति रमेश शराबी था और अक्सर उस पर हाथ उठाता था। कविता एक दिन नदी किनारे बैठकर रो रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटी, अगर तेरा पति तुझे नहीं मानता तो ये लाल साड़ी रख ले, बस एक रात पहन लेना। कविता ने साड़ी ले ली। रात को उसने वो साड़ी पहनी और दिया जलाया। धीरे धीरे कमरे में वही पुराना धुआं भरने लगा। दीवारों पर छायाएं कांपने लगीं, साड़ी जैसे अपने आप लिपटने लगी, और कविता की आंखों में कुछ बदल गया। उसकी आवाज भारी हो गई, चेहरे पर मुस्कान आई, मगर वो मीनाक्षी की थी। राघव, उसने फुसफुसाया। रमेश चौंक कर उठा, कौन राघव? कविता हंस पड़ी, वही हंसी जो 3 साल पहले पूरे गांव ने सुनी थी। मैं लौट आई हूं। अगली सुबह रमेश गायब था। कविता बरामदे में बैठी थी, लाल साड़ी पहने हुए, आंखें काली और होठों पर वही मुस्कान। कहती रही, अब वो मुझसे दूर नहीं जाएगा। गांव के लोग फिर एकत्र हुए। साधु लौट आया और बोला, ये मीनाक्षी नहीं मरी थी, वो तंत्र अधूरा था। उसकी आत्मा लाल साड़ी में बस चुकी है। अब जो भी औरत इसे पहनेगी वो उसके वश में आ जाएगी। लोगों ने साड़ी को जलाने की कोशिश की, मगर वो जलती नहीं थी। हर बार राख से फिर वही साड़ी निकल आती थी। बरसात की रात थी, आकाश में बिजली गिरी और पुराना मंदिर जो मीनाक्षी की पूजा का स्थान था, वो अपने आप खुल गया। दिए जल उठे, घंटियां अपने आप बजने लगीं। वो साड़ी हवा में उठी और मंदिर की मूर्ति पर जा गिरी। मूर्ति की आंखों से खून की बूंदें टपकीं। साधु चिल्लाया,
अब वो देवताओं के पार पहुंच गई है। अब उसका प्यार अमर हो गया है। धीरे धीरे साड़ी राख बन गई और राख से दो आवाजें आईं, एक नर्म, एक भारी। हम एक हैं और सदा रहेंगे। कहानी यहीं थम जाती है। मगर आज भी जब कोई औरत अपने पति को अपने वश में करने के लिए तंत्र करती है, तो उसके घर की दीवारों पर एक लाल साड़ी की परछाई दिखाई देती है और फिर हवा में वही फुसफुसाहट। प्यार जब वश में आता है तो इंसान नहीं, आत्मा बन जाता है। पति वशी, एक ऐसी दास्तान जहां प्यार ने जिंदा को नहीं, मरे हुए को अपना बना लिया।